रेडिएशन। तो रेडिएशन में सबसे पहला टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या हो गया तुम्हारा वाट, वाट और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, जो ब्लैक बॉडी इमेसिव पावर है, ब्लैक बॉडी इमेसिव पावर ई जो होता है पाई टाइम नॉर्मल इंटेंसिटी होता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी इमेसिव पावर जो है, देखो मैं इमेसिव पावर की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट में मैं पावर बोल रहा हूँ। पावर का मतलब क्या होता है तुम्हारा जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इमेसिव पावर में जो होगा वो इंटेंसिटी के अगर बराबर करना है तो पाई से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो वही है। इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा टी के पावर 4 यानी कि एनर्जी हो गया, और ये पाई इंटू एन होता है, तो इन सिग्मा टी के पावर 4 इक्वल टू पाई इंटू आई एन हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो नॉर्मल डेंसिटी होगा ये हमारा सिग्मा टी के पावर 4 डिवाइड बाई पाई हो गया। यहाँ हमें ये माइंड करना है कि माइंड डैट देयर इज नो एरिया, यहाँ पर कोई एरिया नहीं है। ठीक है, तो ई इक्वल टू पाई इंटू आई एन, सिग्मा टी के पावर 4 इक्वल टू पाई इंटू आई एन, ऐसे ऐसे याद रखना है। और आई एन, तो यहाँ से आई एन का निकल गया पाई टी के पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा टी के पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, जो ऊपर वाला डायरेक्शन है ये हमारा आई एन हो गया। ठीक है, और एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा वी कैन फाइंड आई थीटा इक्वल टू आई एन इंटू कॉस थीटा। तो वही है, कुछ किसी भी एंगल थीटा पे अगर हमें इंटेंसिटी निकालना है तो दैट विल बी आई एन इंटू कॉस थीटा। और आई एन कैसे निकलेगा, तो सिग्मा टी के पावर 4 इक्वल टू पाई इंटू आई एन, वहाँ से आई निकल के आ जाएगा। देखो, रेडिएशन जो होता है सरफेस फिनोमेनन होता है, और कन्वेक्शन जो है बाउंड्री का फिनोमेनन है। ये हमारा रेंज है कि जो हमारा रेडिएशन है वो विजुअल रेंज में वाला रेडिएशन का जो कितना से कितना तक का वेवलेंथ होता है। तो ये रेडिएशन का कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो 0.3 से लेकर के 0.76 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 0.8 तक। तो ये जो रेंज है 0.3 से लेकर 0.76 वाला जो लैम्डा है, ये नैनोमीटर में मैंने लिखा है। तो ये जो रेंज है रेडिएशन का, दैट इज विजुअल रेडिएशन। ये सन से जो लाइट आ रहा है उसका है ये। ठीक है, और इससे पीछे जो है हमारा अल्ट्रा वाला हो गया, और इससे आगे हमारा इंफ्रारेड है। ठीक है, टोटल इमिसिविटी, जो तो हमारा टोटल इमिसिविटी है, ठीक है, उसको हम देखो, इमिसिविटी का मतलब ही होता है हमारा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना रेडिएशन हुआ, और ब्लैक बॉडी का कितना रेडिएशन है। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा का टर्म यूज नहीं किया हुआ है, मतलब टोटल की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए टोटल लिखा है हमने। मतलब कि एनर्जी जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हर वेवलेंथ के लिए अपना अपना होता है। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल आ रहा है। ठीक है, अब देखो, ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, आइडियल इमिटर होता है, और ये डिफ्यूजिव होता है। क्या होता है, ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है, आइडियल इमिटर भी है, ये खुद भी इमिट अच्छा से करता है, और ये डिफ्यूजिव है, मतलब हर डायरेक्शन में। ठीक है, टोटल हेमिस्फेरिकल पावर है। टोटल हेमिस्फेरिकल पावर कहने का मतलब सब जितना भी लैम्डा पॉसिबल है सारे लैम्डा वाला हीट निकाल के ऐड कर दो, तो वही है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो उसका हेमिस्फेरिकल टोटल हेमिस्फेरिकल पावर होगा, दैट विल बी कि जो एनर्जी इमिसिव एनर्जी आ रहा है, एक जो फंक्शन ऑफ लैम्डा होगा, उसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो से लेके इन्फिनिटी में, है ना। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी में जब हम पूरा इंटीग्रेशन करते हैं, जो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ हमारा होता है एनर्जी उसको, तो ये हमारा डिवाइस से करेंगे तो हमारा टोटल हेमिस्फेरिकल पावर आ जाएगा। ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक या फिर स्पेक्ट्रल इमिसिविटी करेंगे तो एक पर्टिकुलर लैम्डा पर। ठीक है, तो पर्टिकुलर लैम्डा पे अगर हम बात करें तो इमिसिविटी जो होगा स्पेक्ट्रल इमिसिविटी होगा, मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रम इमिसिविटी होगा, दैट विल बी energy at that particular wavelength divided by the black body of at that particular wavelength. Okay, सो ई लैम्डा इक्वल टू ई, जो हमारा एनर्जी लैम्डा का होगा, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू ई लैम्डा विल बी इक्वल टू दिस एप्सिलॉन लैम्डा इनटू ई बी लैम्डा। ठीक है, वही हो गया। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी निकालना है, हम इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप इमिसिविटी को गुना कीजिए ई बी लैम्डा से। ठीक है, अब देखिए, ई लैम्डा, ई जो इमिसिविटी होगा वो लैम्डा के बराबर तभी होगा जब हमारा लैम्डा जो है, जो हमारा इमिसिविटी है फंक्शन ऑफ लैम्डा नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मतलब कांस्टेंट है, तब जाके होगा। देखो, एमिसिविटी जो हमने जनरली क्या लिखा था सबसे पहले कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या एमिसिव पावर है और ब्लैक बॉडी का क्या एमिसिव पावर है। तो ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। और ई बी निकालना है तो यहाँ पर हमारा ई बी लैम्डा इंटू डी वाई हो जाएगा, और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें ई वाई अगर हमें निकालना है, ये ई वाई कैसे निकल के आएगा, तो हमारा एमिसिविटी इंटू ई बी वाई
से निकल के आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ई बी वाई जो है, ई बी वाई जो है हमारा यहाँ पर क्या, ये हम जैसे कि तैसे में रख दिया, ठीक है। तो only if e lambda equal to only if epsilon lambda is not the function of lambda, then only हमारा e lambda बाहर निकल के आ जाएगा, और ये e lambda बाहर निकल के आ जाएगा, और ये कट जाएगा, और e इक्वल टू lambda होगा ओनली जब हमारा e b lambda इज अ कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, आपको बताते हैं क्या लिखा है कि हाँ, जिसका एमिसिविटी जो है ना वो कांस्टेंट होता है, उसको ग्रे बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जिसका एमिसिविटी जो है कांस्टेंट है, स्पेक्ट्रल एमिसिविटी कांस्टेंट है, उसको हम ग्रे बॉडी बोलते हैं। तो वो ग्रे बॉडी के लिए क्या जरूरी है, ग्रे बॉडी के लिए क्या जरूरी है, तो ई लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। ई ग्रे बॉडी के लिए ई लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट होना जरूरी है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट फाउंड, इट्स जस्ट आइडियल बॉडी, ठीक है। तो ई ई लैम्डा वन डिवाइडेड बाई ई बी लैम्डा वन इज इक्वल टू ई लैम्डा टू डिवाइडेड बाई ई बी लैम्डा टू हो गया। तो प्रैक्टिकली ये बोल रहा है कि प्रैक्टिकली जो है ग्रे बॉडी होता नहीं है, और ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा बनाया है कि देखो अगर हर मतलब ग्रे बॉडी के लिए ई लैम्डा क्वेश्चन हो गया ना, तो अलग अलग वेवलेंथ पर जो भी इसका ई लैम्डा होगा, एप्सिलॉन लैम्डा होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो जैसे कि ई लैम्डा वन बाई ई बी लैम्डा वन इक्वल टू ई लैम्डा टू ई बी लैम्डा टू, इस तरह से डॉट डॉट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर एक ही दो में देखें तो ब्लैक बॉडी के लिए सबसे बाहर वाला एरिया बन गया, और अंदर की तरफ जो कॉन्सेप्ट बनाया है दैट इज अ ग्रे बॉडी। और वैसे नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर खबर होता है तो उसको बोलते हैं नॉन ग्रे एक्चुअल बॉडी होता है। तो ग्रे बॉडी जस्ट एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन रियल कॉन्सेप्ट, ओके। सो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, जो हमारा इमिसिव पावर जो है ब्लैक बॉडी को मैक्सिमम है, और ऑल अदर आर विद इन द डोम ऑफ द ब्लैक बॉडी। ग्रे मींस ई लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट विल बी पैरेलल टू द ब्लैक बॉडी बट इनसाइड द ब्लैक, वही लिखा है हमने कि भाई सबसे बड़ा ब्लैक है, इसके अंदर क्या होगा, है ना, कांस्टेंट होगा। अब देखो एक चीज अब मैं यहाँ बताता हूँ कि एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा एब्जॉर्बिविटी, ये हमारा क्या है, एब्जॉर्बिविटी, दिस इज द एब्जॉर्बिविटी, और दिस इज द रिफ्लेक्टिविटी, दिस इज द ट्रांसमिटिविटी। तो एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी दे ऑल आर इक्वल टू वन, ओके। तो यहाँ पर जो अगर ट्रांसमिसिविटी मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो जीरो है एनर्जी का, तो उसको बोल लेंगे कि ओपेक बॉडी है। और एब्जॉर्बिविटी अगर पूरे के पूरा वन है, जो भी इंसिडेंट उस पर हो रहा है वो सारे के सारे ऑब्जर्व कर ले रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ब्लैक बॉडी हो गया। और इमिसिविटी, इमिसिविटी मतलब इमिट करना, अगर पूरा का पूरा इमिट भी कर दे रहा है तो उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के लिए अल्फा इक्वल टू वन होता है और इमिसिविटी इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ का वैल्यू अगर जीरो है तो वो ओपेक हो गया। रिफ्लेक्टिविटी अदर थिंग है ना, कितना रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो मेटल का जो रिफ्लेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू नॉन मेटल। तो मेटालिक शीट जो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है, दे आर यूज्ड इन दी फर्नेस टू टू वाल टू रिड्यूस द लॉस। तो मैंने क्या बोला कि मेटल हैज अ हाई रिफ्लेक्टिविटी कंपेयर टू नॉन मेटल। मेटालिक शीट ऑफ कॉपर एल्युमिनियम इज यूज्ड इन द फर्नेस वाल। तो ये फर्नेस के वाल में इसको लगाया जाता है हीट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्रांसमिसिविटी है गैस का, जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन उसका बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसमिसिविटी जो है गैस में ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बात करते हैं। तो हुँ। सन जो है हमारा ब्लैक बॉडी है, बट बहुत अच्छा ब्लैक बॉडी होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 5800 केल्विन पर, नॉट सेल्सियस, केल्विन पर, 5800 केल्विन पे सन इज़ अ गुड ब्लैक बॉडी। तो देखो एब्जॉर्प्टिविटी, एमिसिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी विल चेंज एज़ पर द लैम्डा ऑफ इंसिडेंट, है ना? मतलब किस वेवलेंथ का इंसिडेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके हिसाब से उसका एब्जॉर्प्टिविटी, एमिसिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी उसका डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ जो हो गया हमारा, या कार के अंदर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये सारे जो है इसी फिनोमेनन का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर, दे आर द वेरी गुड ग्रीन गैस, है ना। अब लॉज ऑफ थर्मल रेडिएशन की बात करते हैं। कुछ लॉज है थर्मल रेडिएशन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन द क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी का जो है एब्जॉर्प्टिविटी और इमिसिविटी दोनों इक्वल होगा एट द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी थर्मली इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, तो उस बॉडी के लिए अब उसका जितना एब्जॉर्बिविटी होगा उतना ही उसका रिफ्लेक्टिविटी होगा, तभी जाके वो थर्मली इक्विलिब्रियम हो पाएगा सराउंडिंग से। उसके लिए बहुत जरूरी है कि एब्जॉर्बिविटी रिफ्लेक्टिव दोनों बराबर हो, ठीक है। और एक गुड ऑब्जर्वर के लिए गुड एमिटर भी होता है, यानी कि ईबी बेसिकली ब्लैक बॉडी का इमिसिविटी वन होता है और एब्जॉर्बिविटी भी वन होता है।
प्लैंक्स लॉ कहता है कि ई बी लैम्डा, यानी कि जो ब्लैक जो ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, दैट द फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड द टी दैट वी नो, बट हाउ, व्हाट इज दैट फंक्शन? तो दैट इज 2 पाई कांस्टेंट c1 डिवाइडेड बाय लैम्डा के पावर 5, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंशियल c2 लैम्डा t माइनस 1। तो ये समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया बताइए? तो ये जो मैं बोल रहा था कि तो इसमें क्या है कि ई बी लैम्डा इक्वल टू फंक्शन ऑफ द लैम्डा टी, फंक्शन ऑफ द लैम्डा टी एंड ये आपका हम्म, यानी कि ये 2 और पाई और c1 है, और ये लैम्डा के पावर 5 एक्सपोनेंशियल c2 बाई लैम्डा टी माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हो गया। इसको देख करके याद कर लो। अब इसमें देखो ये क्या है कि जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम ये ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर का है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा के साथ जो एनर्जी है कैसे वेरिएशन होगा? तो देखो सबसे पहले आप ये वाला बाउंड्री पकड़ो, ऐसे जाएगा थोड़ा सा, फिर इधर से स्लैंड चला जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे कि 800 पर। अब टेम्परेचर जैसे हम कम करेंगे ना, टेम्परेचर जैसे जैसे कम करेंगे वो हमारा इधर की ओर शिफ्ट होते होते रहेगा। ठीक है, और दूसरा देखो, और जो मैक्सिमम है वो डेट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो वो एक ये इधर बनेगा, फिर एक इधर बनेगा, फिर इसका मैक्सिमम ऐसे बनेगा, है ना? इस तरह से बनाना है। और इसका जो टॉप होगा डेट विल बी हाइपरबोलिक इन नेचर, है ना? और ये 800 पर है, ये 400 पर है, ये 200 पर, ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। देखो एक होता है विंड्स डिस्प्लेसमेंट। विंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है उसको, जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि मीन जो सिग्मा जो लैम्डा मीन है या मैक्सिमम है, दैट इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? तो लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा क्या है? विंड्स डिस्प्लेसमेंट है। विंड्स डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब कि इमिसिव पावर के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो कि 800 टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम लैम्डा कहाँ पर होगा? मैक्सिमम लैम्डा को होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, है ना? ये मैक्सिमम लैम्डा होने के लिए 800, मान लो हमने टेम्परेचर वाला कर्व चूज किया है, तो ये मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू क्या होगा 800 पर? तो वो पहले से नोन है, आपको डायग्राम प्लॉट नहीं करना है। हम टेम्परेचर देंगे आपको कि भाई 800 पर, 400 पर, 300 पर, 200 पर, ये मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू कितना होगा, पीक वाला लैम्डा कितना होगा, वो डायरेक्ट निकल के आएगा। कैसे? तो विंस भैया ने एक विंस डिस्प्लेसमेंट एक लॉ दिया, वो ये बोलते हैं कि जो मैक्सिमम लैम्डा होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लैम्डा एम इंटू टी जो होगा वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2898। कितना होता है? 2898। देखो 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी है, ठीक है, बीच में 9 है, तो 2898 माइक्रो मीटर इंटू केल्विन होता है। माइक्रोमीटर क्या है दोस्तों? तो ये जो लैम्डा है दैट इज माइक्रोमीटर, और टी में जो है केल्विन में है, तो वही लिखा है माइक्रोमीटर केल्विन हो गया। अब रेडिएशन को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं पायरोमीटर। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये बोलता है कि ब्लैक बॉडी, यानी कि देखो बी लिखा है, ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है ये फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी को घटाने के लिए हमने सिंबल यूज किया है सिग्मा। वे सिग्मा क्या है? तो ये हमारा है बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर किलोमीटर के पावर 4। ठीक है, तो ये हम याद कर लेंगे, है ना? ये अगर यूनिट नहीं याद हो रहा है तो यहाँ से निकाल भी सकते हो। ब्लैक बॉडी इमिसिव यानी वाट हो गया ये, ठीक है, डिवाइडेड वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई के पावर 4 हो गया, तो 5.67 इंटू 10⁻8 माइनस, बेसिकली याद करना है आपको। अब इसमें से अगर मीटर पर स्क्वायर में अगर सिंपल हमें एरिया दिया हो तो हम नॉर्मल एरिया लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एरिया जो होगा डायरेक्शन का बोल लेंगे, तो ये हमारा एरिया आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया बेसिकली। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगा ये मीटर स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा ए ई के पावर टी के पावर 4, देखो यहाँ पर सिग्मा टी के पावर 4 है, यहाँ पर ए इंटू ब्लैक बॉडी में सी ए ही निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो कंडक्टर का जो एब्जॉर्बिविटी होता है, कंडक्टर का जो एब्जॉर्बिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा तो उसका एब्जॉर्बिविटी जो होगा टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कंडक्टर के लिए एब्जॉर्बिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो कि आयरन है, आयरन इज कंडक्टर, तो उसका आयरन का जो कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयरन का तो बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं तुम्हारा नॉन कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है,
नॉन कंडक्टर की बात कर लिया, सपोज सीमेंट की बात कर लिया, उसका टेम्परेचर हम जैसे बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिविटी जो होगा हीट एब्जॉर्ब करने का सन वाला वो कम होता चला जाएगा। देखो फ्लैंक्स जो है ना ये बेसिक फॉर्म करता है जितने भी अदर इक्वेशंस हैं, जैसे कि विच डिस्प्लेसमेंट है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ये सारे के सारे जो लॉ है ये प्लैंक्स वाले से ही डिराइव होकर आया हुआ है, इसीलिए सबका बाप इसको माना जाता है प्लैंक्स वाले को, ठीक है। तो फॉर द ब्लैक बॉडी बोल ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फॉर नॉन वी हैव टू यूज सिग्मा इन देम, अगर हमें अब नॉन ब्लैक बॉडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर यूज किया था कि सिग्मा लगा करके ये एप्सिलॉन लगा करके मैंने यूज किया था, ठीक है। तो प्लैंक्स की अगर हम बात करें तो प्लैंक्स लॉ ये बोलता है कि जो एमिसिव पावर होगा दैट इज द एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी है ना, ये एच इंटू म्यू हो गया, एच इंटू म्यू हो गया, ठीक है। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो बोल्ट्जमैन लॉ ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 के टी स्क्वायर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहाँ पर एक जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और यहाँ पर हाफ के टी स्क्वायर में के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, देखते एक प्लैंक्स लॉ हो गया जो ई इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी एच इंटू म्यू यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि नहीं एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी स्क्वायर होता है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है कि एनर्जी इक्वल टू एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 और एनर्जी इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आइए बात करते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में क्या होता है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में आप पहले बता चुके हैं कि ऊपर की ओर इंटेंसिटी नॉर्मल है और किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे निकालने के लिए आई इंटू कॉस थीटा हो गया। लेकिन आई एन कैसे निकालेंगे, आई एन निकालने के लिए सिंपल तरीका है, ब्लैक बॉडी में सी पावर इक्वल टू डी पावर 4 इक्वल टू पाई इंटू एन, और यहाँ से हम क्या करेंगे आई निकाल लेंगे, ये ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ से आई निकल के आ गया, आई निकल के आ गया, इसको सब इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये बन के आ जाएगा, ठीक है। देखो इन आई जो है इंटेंसिटी है, उसका मतलब होता है एनर्जी पर नॉर्मल एरिया पर टाइम पर डायरेक्शन, या डायरेक्शन की भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का जो यूनिट होगा ये स्टेडियन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, स्टेडियन हो गया। तो जूल पर सेकंड को वाट भी सकते हो तो वाट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेडियन हो गया, ठीक है। मैथमेटिकली जो इंटेंसिटी होता है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट सॉलिड एंगल, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी पर सॉलिड एंगल की बात करें, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर स्टेडियन होता है। अब हेमी स्पेरिकल इमिसिव पावर जो होगा तो वो क्या होगा कि आई, अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं आई इंटू डी डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके लिए है, सोलर एंगल को यूज किया जा रहा है, ठीक है। फॉर डिफ्यूज आई इज सेम अलोंग ऑल द डायरेक्शन, डिफ्यूज के लिए हर डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होगा वो सेम होगा, मतलब एनर्जी निकालना होगा तो अगर इंटेंसिटी है तो उस इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा उसको डी डब्ल्यू से सोलर एंगल से इंटीग्रेशन कीजिए गुना करके, तो आपका टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इक्वल टू अगर इंटेंसिटी हमें दिया होगा, इंटेंसिटी का फंक्शन दिया होगा इन सोलर एंगल के टर्म में तो इनटू डी लैम्डा इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और डिफ्यूज बॉडी के लिए आई जो होता है साइड एक्शन में सेम होता है, बाहर निकल के आ जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसी के लिए आई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सारे सारे बराबर हो जाएंगे और आई के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखो लिस्ट नंबर ऑफ व्यू फैक्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय इंस्पेक्शन, तो कितना नंबर ऑफ व्यू फैक्टर होता है कम से कम, तो दैट विल बी इक्वल टू NC2 यानी कि हैंड शेकिंग, ओके। तो हैंड शेकिंग यानी कि n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, याद रहे n इंटू एन प्लस वन बाई टू जो होता है दैट इज द समेशन ऑफ दी n, है ना। लेकिन यहाँ पर हैंड शेकिंग होगा NC2 हुआ तो वो n उससे थोड़ा कर एक कम, यानी n माइनस वन से गुना करेंगे डिवाइड बाई टू करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ व्यू फैक्टर निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर n क्या है तो नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग साइड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक और दो मिनिमम नंबर व्यू फैक्टर कितना होगा तो दो इंटू वन डिवाइड बाई टू हो जाएगा। देखो सेम फैक्टर की बात करते हैं, तो सेफ फैक्टर इज रिटर्न एज एफ आई जे। एफ आई जे का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज लिविंग द सर्विस आई। आई जे का मतलब क्या हो गया, जो आई को लीव कर रहा है और जे में जा रहा है, विद द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग आई एंड रीचिंग द जे इज नोन एज द एफ आई जे। यहाँ से जो होगा हमारा सिर्फ साइज में ही डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द साइज जीरो, एफ आई जे लेस देन इक्वल टू वन हो गया। तो एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एफ जो है बॉडी के किसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये इमिसिविटी पर डिपेंड नहीं करता, लैम्डा पे भी डिपेंड नहीं करता, ये ओनली और ओनली साइज पर डिपेंड करता है, कितना बड़ा आपका ये साइज है, कितना बड़ा इसका साइज है और क्या इसका ओरिएंटेशन है, ना टेम्परेचर पे, ना ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, लैम्डा वैम्डा कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे ये देखो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड बॉडी है अल्फा पे, तो यहाँ पर हमने ये बोला कि F12 जो होगा 1 माइनस साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस बॉडी के लिए 1 माइनस साइन अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा। और यहाँ की अगर हम बात करें ये L1 है और ये इधर L2 है और यहाँ पर हमने L से बंद किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा F1 से 2 होगा, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 1 है तभी L1 ये L2 है, तो ये 1 से 2 में जो होगा फ्रैक वो क्या होगा, देखो 1 माइनस अल्फा बाई 2 में तो होगा, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 तो होगा, लेकिन एक दूसरा भी होगा L1 L2 के टर्म में, दैट विल बी, देखो इसको और इसको जोड़ होते हैं L1 प्लस L2 माइनस अपोजिट साइड L डिवाइडेड बाई
टू टाइम जो नीचे वाला बेस है वो एल को, ठीक है। तो क्या हो गया, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस एल, एल कौन सा है, ये वाला एल है, डिवाइडेड बाई जो बेस वाला L1 है वो अब यहाँ पर बेस L1 आ गया। तो cos थीटा का वैल्यू कैसे निकल के आएगा, तो cos थीटा वैल्यू भी इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2 L1 L2 हो गया, ठीक है। 2 L1 L2 हो गया, तो क्या क्या किया हमने, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, माइनस इसका स्क्वायर कम किया, डिवाइडेड बाई 2 L1 L2 किया हमने cos थीटा निकालने के लिए। और F42 से निकालने के लिए L1 प्लस L2 माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 L1 हो गया, क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2 L1 हो गया। एफ आई जे जो है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग आई रिच इन द जे है, और एफ आई जे का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में डिपेंड करेगा, सिर्फ साइज और ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, बाकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है। देखो ये अगर ये फ्लैट बॉडी होगा तो इमिसिव पावर यहाँ पर क्या होगा, 1 से जो निकला चीज क्या 1 में रिटर्न होगा, नहीं होगा, तो एफ 1 से 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर कॉन्वेक्स टाइप का है तो 1 से 1 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्केव टाइप का है तो देख लो ये जहाँ से जो रे निकला है यहाँ पर जाके टेका जाएगा, मतलब जो निकला है उसी तरह उसको दोबारा हिट भी कर रहा है, तो 1 से 1 में 0 नहीं है, वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, नीचे के प्लेट की बात करें, तो 1 से 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 से जो 1 है वो क्या हो जाएगा, 2 से जो निकल के जो 2 से 2 में तो 0 होगा नहीं, क्योंकि 2 से कुछ निकल के यहाँ पर भी आएगा और 2 से कुछ निकल के यहाँ पर भी आएगा। तो हमने क्या बोला कि जो 1 से अभी जो 1 से निकल के जा रहा है, 1 से 1 प्लस 1 से 2 इक्वल टू 1, तो ये 0 हो गया, तो यानी कि पूरा का पूरा 1 से 2 1 से 2 जो होगा एग्जैक्टली 1 हो गया, तो वही हमने लिख दिया। लेकिन 2 से 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे कि F2 से 1 हम क्या लिखेंगे कि F2 1 प्लस F2 2 इक्वल टू 1 करेंगे, है ना। तो F2 से 1 कैसे निकल के आएगा, तो F1 से 2 इक्वल टू 1 है, तो F2 से 1 हमारा रेसिप्रोकेटिव लॉ यानी कि ये लॉ यूज करेंगे कि A1 इंटू F1 इक्वल टू A2 इंटू F1, तो वहाँ से हमारा F2 से 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। A1 से 2 पता है तो 2 से 1 निकल के आ जाएगा। A1 F12 इक्वल टू A2 आगे है तो F2 1 आगे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इस तरह से हमारा कुछ प्लेट है, क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि आई से जो जे में जाएगा दैट विल बी सम ऑफ द क्रॉस, मतलब अगर ये मान लो कि 2 मीटर है, इधर वाला 4 मीटर है, तो 2 प्लस 4 यानी कि ये क्रॉस कर देंगे, माइनस अनक्रॉस, अनक्रॉस मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। तो आई इसको क्या हो जाएगा, क्रॉस माइनस डिवाइडेड बाई 2 आई, यानी कि ये बेस वाला नीचे वाला जो आई है वो कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 है और ये हमारा 10 है, तो 15 हो गया, माइनस 10 और माइनस अनक्रॉस में मतलब हम ये लेते हैं दोस्त, अनक्रॉस में हम लोग ये लेते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं लेते हैं। अनक्रॉस में कितना हो गया, 6 और 7, यानी कि ये घट घट गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई मतलब ये वाला कितना लेंथ है, तो ये वाला हमारा 20 मीटर है, तो यहाँ पर हमने 20 से गुना कर दिया। और यूज F1 F12 इक्वल टू A2 F1 यहाँ के लिए है कि अब पता है कि 1 से लेकर 2 में एक्जैक्टली 1 है, तो 2 से लेकर 1 में क्या होगा, वो एरिया पर के रेशियो में होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ के अगर हम बात करते हैं, देखो तो ये जो 1 कन्वेक्स लेंथ है, तो 1 से 1 में तो आएगा नहीं, तो F1 से 1 0 हो गया, यानी कि F1 से 2 एक्जैक्टली 1 हो गया, तो F2 से 1 निकल के आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे कि F2 से 1 प्लस F2 से 2 इक्वल टू 1, ऐसे करेंगे फिर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर के केस में भी वही है कि भाई यहाँ से निकला हुआ चीज़ पूरा यहाँ जाएगा, इसी में लौट के नहीं आएगा, तो F1 से 1 इज इक्वल टू F1 से लेकर 2, जो 1 से 2 में जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1, और F2 से 1 जो है, F2 से जो 1 है वो अब यहाँ पर भी कुछ कट कट करेगा, तो नेगलेक्टिंग द इंडिफेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब यहाँ अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक सिलेंडर है, उसका ये बेस टेम्परेचर है हमारा, ये सरफेस टेम्परेचर Ts है, ये इन्फिनिटी है और ये 2 पॉइंट है। तो भाई बताओ कि ये 1 से 2 में कितना हीट क्रिएशन हुआ, तो जो 1 से लेकर के जिसका सरफेस टेम्परेचर Ts है 2 T2 है, तो हीट जो कितना एक्सचेंज हुआ डेट विल बी सिग्मा ए एप्सिलॉन या सिग्मा ए ई T1 के पावर 4 यानी Ts के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, ये एक्सचेंज वाला हो गया। लेकिन एमिटेड कितना है मैक्सिमम, तो एमिटेड एक्स मैक्सिमम ये इमिट कितना करेगा, तो सिग्मा ए ई T1 के पावर 4 इमिट करेगा, लेकिन एक्सचेंज कितना होगा, तो वह सिग्मा ए ई T1 के पावर 4 यहाँ पर भी तो कुछ टेम्परेचर सराउंडिंग का वो भी तो इमिट कर रहा है, सिग्मा ए ई T के पावर 4 कर रहा है, तो एक्सचेंज कितना हो गया, दिस माइनस दिस हो गया, वही लेके हम, ये हमेशा एक्सचेंज का होता है, ठीक है। बॉडी इन एन इनक्लोजर, अगर कोई बॉडी बड़ा से इनक्लोजर में छोटा बॉडी है, तो उसके लिए जो F1 से 2 यानी कि ये पूरा का पूरा छोटा बॉडी हीट कहाँ चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, तो इसी के लिए सिग्मा सिंपली F1 से 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटी लॉ। रेसिप्रोकेसिटी लॉ ये बोलता है कि ये A1 है, A2 है, तो ये यहाँ से यहाँ वाला जो व्यू वेक्टर होगा, एरिया इनटू दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ वाला व्यू वेक्टर इनटू एरिया इनटू दिस, ठीक है। तो A1 इंटू F12 इक्वल टू A2 इंटू F21, दैट्स इट।
ये मान लो कोन है, आइसक्रीम वाला कोन है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई इंटू डी इंटू एल स्लैंड, ठीक है। इसका हम देख लेंगे कि भाई इसका डायमीटर क्या आ रहा है, ठीक है। तो पाई इंटू डी, अब एल जो लेंगे वो ना सिलेंडर के लिए एल जो लेते थे वो कौन सा लेते थे, हाइट लेते थे। यहाँ पर क्या हो गया कि पाई डी इंटू ये जो स्लैंड हाइट आ रहा है वो वाला हाइट लेंगे, ठीक है, ये वाला हाइट लेंगे, स्लैंड लेंगे, यहाँ पर दिखाया मैंने, ठीक है, स्लैंड हाइट लेंगे। तो पाई डी इंटू एल लेंगे। ये स्लैंड कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता है भाई, तो कुछ नहीं करना, आपको ट्रेंगल बनाना है, यहाँ अल्फा लिख देना है कि सेमी एंगल अल्फा है और ये हमारा रेडियस है, तो हमारा एल निकल के आ जाएगा कि आर वाई एल इक्वल टू साइन अल्फा, वहाँ से निकल लीजिए आप, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो रेडिएशन एक्सचेंज की बात करते हैं। तो अगर पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट अगर हम दे देंगे, मान लो ये टेम्परेचर T1 पे, ये T2 पे है, तो हीट एक्सचेंज जो होगा सिग्मा ए, देखो ई एप्सिलन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 लिख रहा हूँ, वैसे तो होना चाहिए सिग्मा ए एप्सिलन T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, लेकिन चूंकि हमारा अरेंजमेंट दिया हुआ है और एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 दिया हुआ है, तो कौन सा लेंगे, तो इसी के लिए इसके बदले में हम एक फैक्टर लिखेंगे नीचे कर, तो 1 बाई एप्सिलन प्लस 1 बाई एप्सिलन 2, 1 बाई E1 प्लस 1 बाई E2 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट के लिए हो गया। एजम्पशन क्या है कि भाई स्टडी है, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम बट नॉट द लोकेशन, ठीक है। डिफ्यूज ग्रे है मतलब ये लैम्डा कांस्टेंट है, नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम है ना, क्या क्या एजम्पशन है, तो भाई स्टडी है और डिफ्यूज ग्रे है मतलब ये लैम्डा कांस्टेंट है, नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम है, ये क्वेश्चन डाल देना, जब भी क्वेश्चन यूज करो ना, लिख देना कि लेट अस एज्यूम द प्रोसेस इज स्टडी एंड डिफ्यूज ग्रे एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम, और ये लिख दो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए T1 के पावर 4 बाई T2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई E1 1 बाई E2 माइनस 1, ठीक है, दैट्स व्हाट। अब देखो बोथ सिलेंडर की बात करें, बिटवीन सिलेंडर्स, एक सिलेंडर अंदर है दूसरा बाहर है, ठीक है, अंदर अंदर वाला को 1 बाहर वाला को 2, वी हैव टू एज्यूम स्टडी डिफ्यूज एंड द नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम, तो उसके उस केस में क्या होगा, और ये उसका ये मानो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब इनडिफेक्ट नहीं आता है, इसमें क्या होगा सिग्मा ए T1 के पावर 4 बाई T2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो होगा 1 बाई एप्सिलॉन 1 है ना, 1 बाई एप्सिलॉन 1 और ब्रैकेट के अंदर होगा 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1, ठीक है, 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इंटू अंदर वाला A1 डिवाइडेड बाई बाहर वाला A2, अंदर वाला A1 डिवाइडेड बाहर वाला A2, ठीक है। जो क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट एक मिनट, बस बस। देखो, तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमने उसके लिए पढ़ा था सिग्मा ए T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई, पैरेलल के लिए पढ़ा था 1 बाई E1 प्लस 1 बाई E2 माइनस 1 पढ़ा था। अब हमें सिलेंडर वाला पढ़ना है ना, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे A1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख देंगे A2, तो ये जो हमारा एनर्जी आ जाएगा डेट वैल्यू फॉर द सिलेंडर, ठीक है। हमेशा याद रहे जो 1 है वो इनर है, 2 जो है आउटर है, 1 हमारा इनर है, 2 हमारा आउटर है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग भी है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और दूसरा हमारा ये है कि वन जो है इनसाइड द बॉडी है, टू आउटसाइड द बॉडी, मैंने बता दिया, दिस इज एप्लीकेबल टू अदर केसेस आल्सो, है ना, अदर केसेस आल्सो के लिए हमें एप्लीकेबल है, जहाँ पर हम मान लो अदर केस में क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा ये वाला जो केस हो गया उसके लिए है। अभी हमने ऊपर सिलेंडर के लिए बताया, जो हो सकता है कि स्पेयर के अंदर स्पेयर, उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये वाला हमारा। तो देखो, अगर सिलेंडर होगा तो हमारा A1 बाई A2 का वैल्यू सिंपली एरिया निकालते हैं, सिलेंडर क्या लिखते हैं, 2 पाई RL लिखते हैं, है ना, 2 पाई R मतलब सर्कमफ्रेंस इंटू एरिया मतलब पाई टी एल करते हैं ना, वही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो सिलेंडर के लिए होगा डेट विल बी सिंपली R1 बाई R2, और अगर स्पेयर है तो वहाँ पे R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वही वही हमारा टर्म है, ठीक है। A1 में 2 कहाँ वाला चीज़ है, तो चिंता मत कीजिए, A1 2 यहाँ वाला चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो, तो Q जो है हमारा, ये जो मैंने बताया वही आपको कि ई बाई E1 E2 माइनस 1 का ऐसे लिखता है, ठीक है, नथिंग। ये किस में एप्लीकेबल, इसमें एप्लीकेबल है 1 से लेकर 2, देखो यहाँ पर एक ऐसा बॉडी है ना कि 1 से लेकर 1 में इक्वल टू 1 1 होता है, तो ये वाला कंडीशन मिल के आ गया, और एक हमारा F2 से 1 और F2 से 1 जो है लेस देन 1 है, दो मिल गया कंडीशन, फटाक से आप आँख बंद कर यूज कर दीजिए। देखो यहाँ पर A1 2 क्या होगा, तो यहाँ पर A1 इसके लिए क्या होगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया हो जाएगा, ठीक है, 1/2 होगा, 1/2 में ये 1 है ये 2 है, तो 2 पाई R स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये तो ध्यान दीजिएगा।
सर्कल स्क्वायर कर लिए हमारा हो जाएगा आर वन स्क्वायर वेरी सिंपल। स्मॉल इन लार्ज करेंगे तो भाई भाई ये सब करके कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली जो छोटा एप्सिलॉन दिया होगा इस बॉडी का एप्सिलॉन वही यूज कर लो, तो यहाँ पर ई वन चला गया, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर ए वन बाई ए टू का जो रेशियो वो जीरो हो जाता है, समझे कि नहीं भाई। इस घर के लिए भी इमिसिबिलिटी होगा, लेकिन ये छोटा बॉडी का जो एरिया है वो डेट एरिया डिवाइडेड बाई द घर का एरिया वो जीरो के बराबर है, इसीलिए उस टर्म को हमने हटा दिया, तो ये सारा हट गया, नहीं बच गया वन बाई ए वन, तो ए वन ऊपर चला गया तो बन गया हमारा ई वन, ठीक है, दैट्स इट। देखो एरिया अगर हमने आपको ये कोन का एरिया तो आपने निकाल लिया था बड़ा इजी तरीके से। अगर स्पेक्ट्रम है ये हमारा फ्रस्ट्रम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रम बोलते हैं, कोन को ऊपर काट के फेंक देंगे, इसको फ्रस्ट्रम बोलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ का आर वन है और नीचे वाला का आर टू और ये हाइट एच है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम कैसे निकल के आता है, तो कुछ नहीं, पाई इसका आर वन और इसका आर टू का मतलब इसका पेरीमीटर दोनों का दूरी है, तो पाई आर वन और पाई आर टू है ना, तो यही लिखा है हमने, पाई आर वन प्लस आर टू इंटू अंडर रूट इसका जो डिफरेंस है आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। मैं यहाँ पर कर बताता हूँ। देखो ये मान लिया हमारा ये है और ये मान लिया हमारा बड़ा वाला है, ऐसे ऐसे हमने किया, ठीक है। हमने बोला ये एच है और ये बोला आर टू है, ये बोला आर वन है, दोनों कोई बात नहीं है। आर टू माइनस आर वन का जो होल स्क्वायर होगा प्लस एच का स्क्वायर करेंगे, रूट से गुना करेंगे, इसको गुना करना पड़ेगा किससे, तो इसको गुना करना पड़ेगा पाई आर वन प्लस आर टू से, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अगर हम देखो अभी हम टेम्परेचर एरर की बात करते हैं। तो मान लो ये हमने एक बीड लगाया है, हमने बीड लगाया है और यहाँ पर बहुत सारा गैस चल रहा है, ठीक है। तो गैस के पास टेम्परेचर टीजी होगा, तो ये जो गैस टीजी है इस बीड को कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर करेगा फ्रॉम फ्लूइड टू द बीड, ठीक है। और वहां से जो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हुआ बीड से, और बीड क्या करेगा, हीट तो ले लिया कन्वेक्शन से और इसको रेडिएट कर देगा इस फर्नेस में, ठीक है। तो ये डक्ट का टेम्परेचर मान लेते हैं टी वाल है, बीट इज वेरी स्मॉल, बीट टेम्परेचर को मान लेते हैं टीसी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट फ्लूइड से बीड में, दैट विल बी इक्वल टू रेडिएशन फ्रॉम द बीड टू द डक्ट वाल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि भाई एच ए डेल्टा टी, यानी कि एच ए की जगह पर हमने एच लिखा है। देखो यहाँ पर देखो एच के हमने मतलब ये फ्लूइड के लिए एच ए डेल्टा टी हो गया और इसके लिए हो गया सिग्मा ए टी के पावर फोर, तो वही लिखा है। तो यहाँ पर एच हो गया, एच कन्वर्टिव एरिया लिख दिया हमने, और जो टेम्परेचर होगा हायर मच लोअर होगा तो ये गैस माइनस बीच का टेम्परेचर टीवी, वही टीसी थर्मोकपल या टीवी जो लिखना है लिख लो, इक्वल टू इसका जो होगा हमारा स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁷ ये इंटू इसका टेम्परेचर हमने टीसी सपोज किया थर्मोकपल, तो टीसी लिख लो या टीवी लिख लो, माइनस ये वाल वाला टेम्परेचर 4 है ना, तो ये हो गया इंटू ए की पावर 4, तो ए सॉरी ए ई है ना, ए इंटू ये एमिसिविटी का थर्मोकपल। तो ये हमारा बहुत जरूरी है, ये हमारा बहुत जरूरी है दोस्तों ये निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने अभी लिखा है इसमें एरिया एरिया कट हो जाता है, ठीक है, एरिया एरिया कट हो जाता है क्योंकि बीट दोनों में एक ही है। और यहाँ से जो एरर है बेसिकली देखो, फ्लूइड अगर मान लो कि एक 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो बीट उतना 100 मेजर कर लेगा, नहीं करेगा, कुछ लॉस होगा, मान लो 98 किया, तो वही हमारा एरर बेसिकली है, टीजी माइनस टीसी इज एरर, याद रहे। तो टीसी और टी वाल एरर नहीं, हमने बीट लगाया है नापने के लिए क्या, फ्लूइड का टेम्परेचर। तो अगर टीजी और टीसी का जो डिफरेंस होगा वही ना एरर हुआ। तो अगर हमें इस एरर को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। इस एरर को अगर हम चाहते हैं इसकी वैल्यू कम हो तो इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो एच को ज़्यादा होना पड़ेगा, वेलोसिटी हमें बढ़ाना पड़ेगा। और इमिसिविटी क्या करना पड़ेगा, अगर इसको कम करना है तो इसको हमें कम करना चाहिए, इमिसिविटी कम करना पड़ेगा, पॉलिश को हमें बीट को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन द टी वाल टेम्परेचर, हम वाल का बढ़ाएंगे तभी तो डिफरेंस कम आएगा, है ना, वो यह सब हमें करना पड़ेगा। देखो रेडिएशन नेटवर्क की बात करते हैं, तो रेडिएशन नेटवर्क इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिचुएशन, फाइनाइट इनफाइनाइट डिफ्यूज ग्रे ब्लैक सबके लिए है। एक होता है इरेडिएशन, इरेडिएशन का मतलब होता है टोटल इंसिडेंट रेडिएशन थर्मल एनर्जी प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम है ना, एरिया पर यूनिट एरिया, मतलब इरेडिएशन का मतलब होता है जी, इसका मतलब होता है टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। इरेडिएशन क्या हो गया, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। मतलब बेसिकली इरेडिएशन मतलब हो गया कि इंसिडेंट रेडिएशन कितना आ रहा है जी, यानी कमिंग, देखो कमिंग वाले को मैं जी दे दिया, इरेडिएशन दे दिया। एक हो गया रेडियोसिटी, तो रेडियोसिटी का मतलब होता है टोटल लिविंग एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से जो जाएगा उसको बोलेंगे रेडियोसिटी। तो ये हमारा इरेडिएशन जी, आने वाला इरेडिएशन जी हो गया, जाने वाला रेडियोसिटी रिफ्लेक्टेड हो गया। और एक मतलब कुछ टकरा के गया तो हो गया रेडियोसिटी, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया। और कुछ इमिट भी तो किया,
ये दोनों रिफ्लेक्शन और इमिशन दोनों को मिला करके बोलते हैं रेडियोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा जी रेडिएशन, जो रिफ्लेक्शन होगा डेट विल बी रिफ्लेक्टिविटी टाइम द जी जो आया था, प्लस इमिसिविटी जो होगा वो हमारा इसका इमिसिविटी, सरफेस का इमिसिविटी इंटू ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा। तो ये जो चीज़ है ये दोनों का ऐड होगा, डेट विल बी द रेडियोसिटी। अब यहाँ पर हम एनर्जी बैलेंस करेंगे, तो जे यानी कि जो हमारा रेडियोसिटी है जे, दैट इज इक्वल टू ई ई बी प्लस रोजी हो गया, ई इंटू ई ब्लैक बॉडी प्लस रोजी हो गया। अब देखो ये जो ई इंटू ई को हमने ई इंटू ई लिखा है, और रिफ्लेक्टिविटी इंटू जी को जे लिखा है। अब देखो इमिसिविटी जो है हम क्या लिख सकते हैं, इमिसिविटी को हम लिख सकते हैं, सॉरी रिफ्लेक्टिविटी को हम लिख सकते हैं, इमिसिविटी को लिख सकते हैं अल्फा। क्योंकि उसमें क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी इक्वल टू रिफ्लेक्टिविटी, तो भाई तुम जो है इमिसिविटी को अल्फा लिख दो, इसको अल्फा लिख दो, टर्म क्या दिक्कत है ना। तो इसको हमने अल्फा लिख दिया, है ना, इसको हमने अल्फा लिख दिया, और हमें पता है कि टाउ प्लस अल्फा प्लस रो इक्वल टू वन है ना। इस सब के भूल जाओ तो यानी कि रो इक्वल टू वन माइनस अल्फा भी हो जाएगा, है ना। तो वही हमने लिखा है, रो रो के जगह पर वन माइनस अल्फा हो गया जी, प्लस इमिसिविटी को हमने यहाँ पर ये अल्फा जी भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा इक्वल टू ई भी होता है इसलिए। तो तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा जे माइनस ई बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ई हो गया, क्या हो गया दोस्तों, जे माइनस ई बी डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा हटाता हूँ अब क्लियर आएगा। तो देखो हमने ये लिख दिया वन माइनस ई टाइम जी प्लस ई हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखो किसी को जी निकालना होगा, तो जी वो कैसे निकालेगा, जी वैसे ही निकालेगा ना। जी निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, देखो ये समझ में आया। तो ये हो गया जे माइनस ये वाला टर्म उधर चला गया, तो ई इक्वल टू वन माइनस ई टाइम जी हो गया। तो जी की वैल्यू क्या निकल के आया, जे माइनस एमिसिविटी वाला और ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई हो गया, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी का है। तो वही हमने लिखा है जी इक्वल टू जे रेडियोसिटी माइनस एमिसिविटी टाइम ब्लैक बॉडी रेडिएशन वन माइनस बी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई जो नेट हीट एक्सचेंज होगा, मतलब यहाँ से कोई चीज आया, जे आया, रोजी और ईबी गया, तो नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा, तो जो नेट हीट एक्सचेंज हो गया दैट विल बी रेडियोसिटी माइनस इनकमिंग जी इंटू ए। तो जी कहाँ से निकल गया, जी वाला टर्म हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्यू निकल के आ जाएगा। तो जो क्यू नेट हेड एक्सचेंज निकल के आया दैट इज कमिंग आउट टू बी ई बी माइनस जे, क्या निकल के आया भाई, तो जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन है माइनस जो जे रेडियोसिटी है दैट डिवाइडेड बाई वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई वन बाई एप्सिलॉन, वन माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन ए हो गया। चाबी प्रयोग दो। तो ये क्यू नेट जो है जे माइनस जे बाई ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्यू नेट जो है ई बी माइनस जे डिवाइडेड बाई वन माइनस एप्सिलॉन बाई वन बाई एप्सिलॉन ए है। तो देखो ये जिसका ई है उसी का एरिया लेना है, यानी कि वन माइनस एप्सिलॉन जो हम कर रहे हैं यहाँ पर जो है वन माइनस एप्सिलॉन कर रहे हैं, वन माइनस एप्सिलॉन जिसका लेंगे ना, ये ई जिसका होगा उसी का ए होगा। मतलब यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ पर एक बॉडी है, तो यहाँ पर ई वन है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन माइनस ई वन बाई ए वन, और ई वन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वन माइनस एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए टू हो गया, ठीक है। तो हाँ ये हमने बता दिया, ये सरफेस रेजिस्टेंस जिसको बोल दें, इसको क्या बोलेंगे, वन माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन टू ए क्या हो गया, ये सरफेस का रेजिस्टेंस है। और ये स्पेस रेजिस्टेंस कितना होगा, हाँ सरफेस रेजिस्टेंस वन माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन इंटू ए हो गया, और स्पेस रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज वन बाई ए वन, एफ वन से टू होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि स्पेस रेजिस्टेंस कितना होता है, वन बाई ए वन इंटू एफ वन से टू, और ये हो गया स्पेस का रेजिस्टेंस, ये हो गया सरफेस का रेजिस्टेंस। तो आओ अब इसमें देखते हैं स्पेस रेजिस्टेंस सरफेस रेजिस्टेंस सारा देखेंगे। ये बॉडी के लिए जे इंटू ए रेडियोसिटी इंटू एरिया निकल के जा रहा है, इसके लिए अब यहाँ से ये निकल के गया, तो इसमें जो एंटर करेगा डेट विल बी इक्वल टू एफ वन टू से गुना हो जाएगा इस वाले में, ठीक है, वो हमने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ से जे टू इंटू ए टू निकलेगा, लेकिन यहाँ आते आते जे टू ए टू एफ टू से वन हो जाएगा। तो क्यू जो नेट हीट एक्सचेंज है डेट विल बी इक्वल टू जे वन ए वन एफ वन से टू माइनस जे टू ए टू एफ टू से वन हो गया। तो ये क्या हो गया, जे वन माइनस जे टू
मेट्रो का घर है J1 माइनस J2 A1 F1 से 2, A1 F1 से 2 है, ठीक है। हम्म, ये J1 A1 F1 से 2 है, माइनस J2 A2 F2 से 2 हो गया, मतलब दोनों का डिफरेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, J1 रेडियोसिटी J1 माइनस J1 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि A1 F12 इक्वल टू A2 F21 होता है, तो वही हो गया J1 माइनस J2 A1 F12 या फिर J1 माइनस J2 A2 F21 हो गया। तो सिंस A1 F12 इक्वल टू A2 F12 होता है, तो वहाँ से हमारा ये निकल के आ गया है ना दोस्तों। तो क्यू नेट एक्सचेंज इक्वल टू J1 A1 F12 माइनस J2 A2 F1 हो गया, J1 माइनस J2 A1 F12 J1 माइनस J2 A2 F12 हो गया। ये हमने कर दिया, निकल के आ गया। अब क्यू इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो यहाँ अगर J1 यहाँ J2 क्या निकल के आ गया, J1 माइनस J2 निकल के आ गया, डिवाइडेड बाई ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। तो A1 F12 नहीं, तो इसी के लिए हमने बोला कि जो स्पेस का रेजिस्टेंस होगा डेट विल बी A1 F1 से 2 होगा। तो वो मैं बता रहा था आपको, बस रिवाइज मतलब आपका मैं डिराइव कर रहा था। यहाँ से स्पेस इतना आ गया। अब जैसे कि देखो यहाँ पर J1 है, यहाँ पर J2 है, तो इसका स्पेस कितना होगा, 1 बाई, इधर से जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो A1 F1 से 2 हो गया। कंप्लीट नेटवर्क की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक बॉडी है, दूसरा हमारा बॉडी ये है। इसका एमिसिविटी एप्सिलॉन 1 ले लो, इसका एप्सिलॉन 2 ले लो। तो इसका जो सरफेस रेजिस्टेंस होगा डेट विल बी 1 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 इंटू A1। अब इसका बीच का स्पेस रेजिस्टेंस होगा डेट विल बी 1 बाई, इधर से जा रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वाला एरिया 1 डिवाइडेड बाई F1 से 2, मतलब 1 से 2। इसके लिए क्या हो गया, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 इंटू A2 हो गया। तो ये कंप्लीट नेटवर्क हो गया। अब यहाँ का टेम्परेचर मान लो T1 है, यहाँ का T2 है, तो हीट क्या होगा, सिग्मा A1 हाँ दोस्तों, क्या हो गया, सिग्मा A1, ये A1 हटाओ। अब देखो ये एक्चुअली है क्या, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 से लेके जो 2 में ट्रांसफर हुआ है, तो 1 से लेके ये 1 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, तो 1 से लेके 2 में ट्रांसफर जब होगा तो सिग्मा हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए सिग्मा A1 लिखा है, ठीक है। और T1 माइनस 4 इंटू T2 माइनस 4 लिखा है, लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई, अब इसका लिखो स्पेशल रेजिस्टेंस 1 बाई E1 बाई, ये वाला टर्म हमने लिखा है यहाँ पर, और फिर मैंने आपको ये बताया, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। और फिर हमने ये वाला जो लिखा, ये स्पेस रेजिस्टेंस था, ये था, तो हमने तीनों का जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 से 2 है, तो एरिया में यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा डेट विल बी इक्वल टू, वैसे अगर ऐसे लिखोगे तो इस केस में मुझे लगता है एरिया का जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पे 1 से 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, यहाँ एप्सिलॉन सिग्मा 1 आ गया। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से सिग्मा 1 से गुना करूँगा तो यहाँ भी सिग्मा 1 आ जाएगा, यहाँ भी सिग्मा 1 आ जाएगा, और यहाँ भी सिग्मा 1 A1 आ जाएगा, सॉरी, तो A1 और A1 खत्म हो गया, इसी के लिए यहाँ पर हमारा ये आ गया। तो ये ऊपर में ए तभी आएगा जब नीचे में मतलब भी हम ऊपर में हमारा A1 अगर ये ऐसा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये याद करना है, एक को याद कर लो, खत्म कहानी। अब देखो Q इक्वल टू सिग्मा ए T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 है, तो Q 1 से 2 अगर लेना है तो A इक्वल टू A1, 2 से 1 लोगे तो A इक्वल टू, इसीलिए Q1 इक्वल टू सिग्मा A1 T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 है। तो ये हम कब यूज कर रहे हैं, जब A1 ऊपर लिखने की जरूरत कब है, जब नीचे में हमें इस तरह से लिखना है, तो हमें नीचे में इस तरह से लिखना ही क्यों है, हमें ऊपर में लिखने की क्या जरूरत है। हम सब में जो ऐसे पढ़ के आए हैं रेजिस्टेंस वाला ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एरिया नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, तो एप्सिलॉन T1 का बॉडी 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा, खत्म कहानी। तो वही हमने लिखा है। अगर ऊपर लिखने का मन तो लिख दो, लेकिन फिर नीचे में क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 1 माइनस एप्सिलॉन 2 A1 बाई 2 डिवाइडेड बाई ऐसे करना पड़ेगा। पैरेलल प्लेट है तो A1 A2 बराबर हो जाता है, इसीलिए हमारा ये निकल का जाता है। सिलेंडर के लिए हमारा क्या जाता है, 1 बाई E1 ये निकल का जाता है, ठीक है। देखो ये वाला याद करो, तो ये जो है कोन वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि ये मान लो हमारा एक कर्व सरफेस है, ठीक है, ये जमीन के अंदर मान लो है या इंसुलेटेड है, और ये आउट हो रहा है, तो जो हमारा क्यू आउट होगा डिवाइडेड बाई क्यू कैविटी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस F11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस F11 1 माइनस E1 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई ये जो हमारा इस तरह से ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो यहाँ से जो हीट निकल के आ गया, जो क्यू आउट होगा डिवाइडेड बाई जो क्यू कैविटी है दैट विल इक्वल टू 1 माइनस एफ, इसको हम 1 मानते हैं, तो F1 से लेके 1
डिवाइडेड बाई फिर से हमें यही टर्म लिखना है 1 से लेके 1, लेकिन वहाँ पे लिखना है 1 माइनस E1 भी जोड़ना है, ठीक है? वही लिखा है। F1 से लेके 1 फिर F1 से लेके 1 और ये टर्म हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है? ये हो गया Q आउट डिवाइडेड बाई Q कैप, ये 1 है दिया। देखो इसमें 2 का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, सारा का सारा 1 का यूज़ हुआ है। आइए रेडिएशन शील्ड की बात करते हैं। तो शील्ड का मतलब होता है लॉस को कम करो। इसका मतलब शुड हैव द लो इमिसिविटी, इसका इमिसिविटी बहुत कम होना चाहिए, मतलब इमिट खुद से कम करे और सारे के सारे हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है? मतलब अपने अंदर ही सब रख ले। तो रिफ्लेक्टिविटी और रेडियोटिविटी सब में क्या होता है, ऐसे होता है रेडिएशन शील्ड। अब ये मान लो ये 1 है 2 है, तो हम क्या बोलेंगे इसका जो नोड होगा दैट विल बी बैकवर्ड इमिसिव EB1, दैट विल इक्वल टू सिग्मा T1 के पावर 4, और ये हमारा जो सेकंड वाला है दैट विल बी EB2 सिग्मा T2 के पावर 4, ठीक है दोस्तों? और बीच में हमारा Q12 जा रहा है। तो यहाँ जो हमारा 1 से लेके 2 में जब जाएगा तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या सरफेस रेजिस्टेंस है, तो 1 बाई ये सरफेस रेजिस्टेंस आ गया, 1 बाई एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू A1, बीच में हमारा एयर वाला भी आएगा, तो 1 बाई A1 F12 और फिर से हमारा रेजिस्टेंस आएगा, और नोड जो होगा सिग्मा T1 के पावर 4 और सिग्मा T2 के पावर 4, इसको EB1 EB2 बोलते हैं। अगर मान लो एक शील्ड रख देंगे तो इस केस में हमारा एक एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर भी आ गया, तो ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आ गया और एक यहाँ पर भी आ गया। तो इसका सरफेस रेजिस्टेंस, इसका सरफेस रेजिस्टेंस, फिर इधर का सरफेस, फिर इधर का सरफेस, और बीच में ये आ गया, तो वही 1 बाई E1 A1, ये फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ पर इसी रेडिएशन का दूसरा साइड भी चला जाएंगे, ठीक है? फिर ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर ए सबका बराबर है, और ये एफ वन से बराबर है, ठीक है? 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 2 सब बराबर है। तो यहाँ पर जो बेसिकली निकल के आएगा दैट विल बी डायरेक्टली 1 से लेकर 2, तो सिग्मा 1 T1 के देखो यहाँ पे एरिया नहीं लिखा, ठीक है? तो सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा कि भाई 1 बाई एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम एप्सिलॉन बीच में वाला के 2 टाइम बाई 3 हो जाएगा, प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 जाएगा माइनस 2 जाएगा। तो ये कैसे याद करेंगे हम सिंपली लिखेंगे भाई जो हमारा सिग्मा T1 के पावर 4 T2 के पावर 4 है, जितना नंबर प्लेट है उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 जो भी है, तो हम बोलेंगे 1 बाई E1 प्लस लास्ट वाला 1 बाई 2, ठीक है? वो हमने लिख दिया, यानी कि 1 बाई E1 और 1 बाई 2 लास्ट में लिख दिया, प्लस 2 टाइम, 2 इसलिए क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं कि रेडिएशन शील्ड के दोनों तरफ का इमिसिविटी सेम है, ठीक है? तो 2 टाइम 1 बाई एप्सिलॉन करके जितना भी शील्ड है सबके लिए, ठीक है? शील्ड 1 शील्ड 2 डट 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 एन शील्ड एन तक, ठीक है? ये खत्म हो गया, आगे 2 से गुना किया था हमने, फिर माइनस जितना नंबर ऑफ शील्ड है प्लस 1 एक बढ़ा करके हटाते हैं डायरेक्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस रेजिस्टेंस। स्पेस रेजिस्टेंस इज नंबर ऑफ शील्ड प्लस 1, ठीक है? अगर शील्ड है ही नहीं तो 1 हो जाता है, इसीलिए एक को शील्ड रखेंगे तो 2 का स्पेस बनता है, इसीलिए NS प्लस 1 होता है। इमिसिविटी ऑफ द शील्ड्स अकाउंट्स फॉर बोथ साइड्स, इसलिए हमने 2 लिखा है यहाँ पर। इसलिए ये है, तो क्या बोलेंगे कि सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई E1 प्लस 1 बाई E2, बीच में क्या करेंगे प्लस ES1 ES2 माइनस 2 कर देंगे क्योंकि एक रेशियो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा टी के T1 पावर 4 माइनस T2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई E1 प्लस 1 बाई E2, मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसका पहले जोड़ लो तो 1 बाई E1 प्लस 1 बाई ES1 माइनस 1 हो गया, फिर से दोबारा 1 बाई ES2 यानी 1 बाई ES2 फिर 1 बाई E2, ठीक है? माइनस फिर 1 कर ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ शील्ड बीइंग 2 सरफेस प्लस 1 स्पेस, एक सरफेस 3 एक्स्ट्रा आता है, ठीक है? तो अगर n शील्ड निकल के आएगा तो 2n प्लस 2 एक्स्ट्रा निकल गया, ऐसा नहीं पूछेगा। चलो शील्डिंग का स्पेशल केस, मान लो सभी में एप्सिलॉन बराबर है, तो 1 से लेके 2 जो नो शील्ड होता है दैट विल बी सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन प्लस 1 बाई एप्सिलॉन माइनस 1 होता है ना, बीच में अगर ये नहीं है तो नहीं है तो कितना होगा भाई, ये नहीं है तो कितना हो जाएगा 1 बाई E1 प्लस 1 बाई E2 माइनस 1 तो होगा ना, सिग्मा T1 के पावर 4 माइनस T2 के पावर 4, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो ये एप्सिलॉन अगर बराबर होगा तो 1 बाई एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन हो गया, माइनस 1 हो गया। अगर हमने यहाँ पर शील्ड कर दिया, ठीक है, तो 1 बाई 2 जो शील्ड करेंगे तो फिर हमारा क्या निकल के आएगा भाई यहाँ से 1 बाई E1 प्लस 2, फिर 1 बाई लास्ट वाला फिर 2 टाइम फिर जब वो शील्ड तय होगा फिर माइनस n प्लस 1 करेंगे, वो सब करा करा के इतना निकल के आता है, ठीक है? तो मतलब हम क्या ये बोलने चाह रहे हैं कि अगर हम शील्ड अगर डालेंगे तो हीट लॉस कम होता है, यानी कि सी हीट लॉस बाय शील्ड इज लेस देन द नो शील्ड, है ना? तो क्यू क्या एक्सचेंज रेडिएशन है, और तो शील्ड अब एक फॉर्मूला याद कर लेना कि भाई जो क्यू शील्ड होगा, जो शील्ड नंबर ऑफ शील्ड लगाएंगे एन शील्ड से लगाने के बाद हीट आता है,
और जो क्यू नो सील्ड है इसका रेशियो जो होगा 1 बाई जितना सील्ड लगाए हो 1/n+1 के टर्म में होता है। तो तो एन नंबर ऑफ रिड्यूस लगाने के बाद कितना परसेंट रिडक्शन होगा, दैट विल बी 1 - n+1 परसेंटेज। ठीक है, तो वही हमने लिखा है 1 - n 1/n+1 परसेंटेज से आपका रिडक्शन होगा सील लगाने से क्यू क्यू रेडिएशन क्यू सीलेड बटा क्यू नो सीलेड। ठीक है, तो परसेंट रिडक्शन इक्वल टू 1 - 1/n+1 होता है। तो ऑलवेज जो सील्डिंग वाला जो होगा वो लेस हो जाएगा। तो देखो अगर एक सील लगाएंगे तो यहाँ पर एक फुट करेंगे तो 50% सेव हो जाता है, दो सील लगाएंगे तो 66% सेव होता है, तीन लगाएंगे तो 75, चार लगाएंगे तो 80% सेव होगा। ठीक है, जितना परसेंट नंबर बढ़ाओगे उतना परसेंट आपका सेविंग बढ़ता चला जाएगा। तो दोबारा देखिए यहाँ पर क्यू सील्डेड बाई क्यू नो सील्डेड का इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको। तो क्या निकल के आया, तो यहाँ पर निकल के आएगा 1/E1। देखो सील्डिंग वाला जो एरिया निकल के आएगा उसमें क्यू सील्डिंग का एरिया, देखो यहाँ देखो क्यू जो होगा प्रोपोर्शनली होगा सिग्मा T1 के पावर 4 T2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई कुछ वाला टर्म। तो अब यहाँ पर ऊपर क्यू सील्डिंग है तो नीचे लिखेंगे क्यू सील्डिंग वाला। ठीक है दोस्तों, और नो सील्डिंग वाला ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/E1 + 1/E2 - 1 नो सील्डिंग के लिए। अगर सील्डिंग डाला है तो इसको ऐसे से कर सकते हैं 1/E1 1/E3 - 1 फिर से प्लस 1/E3 प्लस 1/E2 - 1 कर सकते हैं, या फिर वो एक और लास्ट वाला फर्स्ट वाला ऐड करके फिर 2 टाइम करके फिर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ रेडिएशन नेटवर्क की अगर हम बात करें, देखो एक्सक्लूसिवली हमें यूज करना है ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4 बिकॉज एरिया इज इन द एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हीट निकल के जाएगा वो इस सर्फेस को भी टच करेगा प्लस एक इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जाएगा डायरेक्ट इसके बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, ये बना दिया हमने। फिर जो इधर जा रहा है इस सर्फेस पे जा रहा है उसके लिए हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, जो उधर जा रहा है उसके लिए हमने बनाया। ठीक है, सीरीज मतलब कंडक्टेड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, सीरीज मतलब पहले फिर इसमें वन एंड से अदर एंड, पैरेलल मतलब साथ साथ। देखो एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, मतलब कि तो यहाँ से लेके जो यहाँ ट्रांसफर होगा डेट विल बी इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफर होगा, डेट विल बी इक्वल टू जो यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफर होगा दोस्तों। ठीक है, जो 1 से 2 है डेट विल बी इक्वल टू 2 से लेकर 3। तो यहाँ पर सिग्मा T1 के पावर 4 है, ये बीच में सिग्मा T2 के पावर 4 होगा, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे हीट बराबर करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ वाला बराबर करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ वाला बराबर करेंगे तो कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये हमने एक फ्रस्टम बनाया हुआ है, तो यहाँ से अगर जब हीट ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, फिर तो वही यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, फिर एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। देखो यहाँ पर भी तो एक स्पेस रेजिस्टेंस होगा, तो वही बनाया मैंने इस वाले सरफेस के लिए। सरफेस रेजिस्टेंस हो गया, जब यहाँ से लेके यहाँ जा रहा था तो बीच में एयर रेजिस्टेंस, तो वो वाला एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ जब जा रहा था तो पहले एक बात तो यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर भी तो हमारा मतलब मैं आपको यही बताता हूँ। देखो ये सरफेस है तो ये हमारा सरफेस रेजिस्टेंस हो गया, ये सरफेस है तो ये हमारा सरफेस रेजिस्टेंस है, ये सरफेस है तो ये सरफेस रेजिस्टेंस, इसके बीच में एयर चला गया और यहाँ से लेके यहाँ भी जा रहा है तो इसके बीच में एयर रेजिस्टेंस फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस फिर यहाँ चला गया। लेकिन चूंकि ये इंसुलेटेड है तो ये वाला जीरो हो जाएगा, चूंकि ये इंसुलेटेड है तो ये वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए हमारा डायग्राम कैसे बनेगा ये रहेगा तो रह दिया छोड़ दिया हमने। फिर ऊपर से लेके बीच में एक एयर रेजिस्टेंस आ गया तो हमने एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा जो इधर से इधर जा रहा था उसमें एयर रेजिस्टेंस है तो वो हमारा रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से टकरा करके ऊपर गया ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी तो एयर रेजिस्टेंस आया तो वो बोला मैं यहाँ लिख दिया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं किया, जरूरत नहीं है ना, मान लेते हैं कि एक ही बॉडी है ना भाई, एक ही है। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ गया फिर टकरा करके यहाँ गया फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंसुलेटेड नहीं इसलिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो अगर इंसुलेटेड होगा तो यहाँ पर हम सिग्मा टी के पावर 4 लिखेंगे डायरेक्ट, सिग्मा टी के पावर 4 हो गया, सिग्मा टी के पावर 4 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ बोलेंगे सिग्मा टी के पावर 4, एक फिर यहाँ पे लेके आएंगे फिर इसको बोलेंगे J2, कुछ नोट दे दो J2। सिमिलरली
इसको हमने EB1 बोल दिया सिग्मा T1 के पावर 4 और यहाँ पर हमने J1 बोल दिया ठीक है, ये अननोन चीज़ है। फिर हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पर जो Q होगा और जो यहाँ पर Q होगा दोनों बराबर होगा, और जो यहाँ से जो जा रहा है इधर से जा रहा है इधर जा रहा है, मतलब पूरा करंट की तरह होता है। ठीक है, सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा बी एप्सिलॉन एनर्जी बी इक्वल टू सिग्मा के पावर टी के पावर 4 हो गया। सरफेस रेजिस्टेंस में हमने ये लगाना है, एयर स्पेस में ये लगाना है, और जे इक्वल टू ये सब लगाना है टी के पावर 4। देखो इफ देयर इज नो सरफेस रेजिस्टेंस देन इंसुलेटेड सिग्मा बी इक्वल टू जे 8 में सिग्मा टी टी के पावर 4 हो गया। इफ ब्लैक बॉडी नो सरफेस रेजिस्टेंस है ना, ब्लैक बॉडी है तो कोई सरफेस रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इफ देयर इज नो सरफेस रेजिस्टेंस दैट इज व्हेन इंसुलेटेड, अगर इंसुलेटेड है तो हमें सिग्मा टी के पावर 4 लगाना है, और ब्लैक बॉडी है तो कोई सर्विस रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। यहाँ पर याद रखना, अगर बोले कोई ब्लैक बॉडी है तो वहाँ पर कोई सर्विस, बोले भी ये ब्लैक बॉडी है तो मतलब यहाँ पर सर्विस रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी याद करना है। ठीक है, देखो टोटल इमिसिविटी निकालने के लिए हमें तो यूज करना पड़ेगा ना कि इमिसिविटी लैम्डा वाला इंटू ई बी लैम्डा डी लैम्डा जीरो से डिवाइडेड बाई ई बी टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं तो बेसिकली यार इमिसिविटी अगर निकालना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो एनर्जी निकालो ना उस टेम्परेचर पर, डिवाइडेड बाई ई बी लैम्डा करो। ठीक है, ई बी टेम्परेचर पे करो तो ये जो ई निकालेंगे डेट विल बी ई लैम्डा इंटू एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी लैम्डा इंटू डी वाई जीरो से डिवाइडेड बाई ई बी टी। यही तो लिखे है, क्या है इसमें? टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिविटी एप्सिलॉन की बात करते हैं। तो जो टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिविटी है दैट विल बी इक्वल टू, मान लो कि ब्रेकअप में दिया हुआ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जीरो से लैम्डा E1 इंटू ई बी लैम्डा डिवाइड बाई ई बी प्लस फिर लैम्डा 2 से 1 से 2 में 2 से डी में ऐसे करेंगे। तो ये जो करने की क्या जरूरत है आपको, ना इधर से एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे दे दिया जाएगा। बोलेगा कि भाई यहाँ एप्सिलॉन 1 है, यहाँ एप्सिलॉन 2 है, यहाँ पर एप्सिलॉन 3 है, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, एप्सिलॉन 1 बोल रहे हो ना, ठीक है, एप्सिलॉन 1 गुना यहाँ पर क्या है F0, यहाँ पर जो होता है F0 से ये लेके F लैम्डा 1, फिर लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2, फिर लैम्डा 2 से लेके लैम्डा 3। ठीक है, तो F0 से लेके F लैम्डा 1 के बीच में क्या फैक्टर है, हम ये हमारा ठीक है व्यू फैक्टर, फिर E2 टाइम व्यू फैक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर E3 व्यू फैक्टर यहाँ से आगे तक। देखो होगा क्या ना कि तुम्हारा जीरो दिया रहेगा कि F0 इक्वल टू 2 मान लो, F लैम्डा 1 इक्वल टू दे दिया 6, तो हमें क्या करना है, हमें जीरो से लेके लैम्डा 1 तक लेना है, यानी कि 6 माइनस 2 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से मान लो कि लैम्डा यहाँ वाला दे दिया कि 12 दे दिया, तो यहाँ वाला 6 है, तो ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 12 में से 6, तो ऐसे हमें करना पड़ेगा 0 2 0 1 है ना। ठीक है, देखो जीरो लैम्डा 1 होता है, फिर 0 2 से लेके 0 1 इस तरह से करना पड़ेगा। तो टोटल इमिसी पहले तो हम यहाँ से क्या निकलेंगे, ईटी निकल के, यहाँ से क्या निकल के आया ईटी, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा टोटल इमिसिविटी कितना आ रहा है वो ऐसे ब्रेकअप करके आ रहा है। अब टोटल इमिसी पावर जो होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा, टोटल इमिसी पावर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टू उस टेम्परेचर पे क्या इमिसिविटी है जिसको हमने ऐसे निकाला है इंटू सिग्मा टी के पावर 4, तो कॉ इंटू टी के पावर 4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। देखो F0 देख जीरो के रेस्पेक्ट में दिया रहेगा, लैम्डा 1 जीरो से लैम्डा 2 जीरो से लैम्डा 3 विल बी गिवन। तो हमें क्या करना है, E1 इंटू जीरो से लेके जीरो लैम्डा 1 से लेके यहाँ तक ये वाला, फिर ये माइनस ये करके ऐसे गुना करना है। ठीक है, ये वाला आपने नहीं आएगा, वेरी इजी। तो हमारा रेडिएशन चैप्टर भी खत्म हो गया है, टाटा बाय बाय, आपका रेडिएशन चैप्टर खत्म हो गया है, आप इंजॉय करो। ओके बाय।